हरियाणा के नूह से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वकील रिजवान के बाद अब उसका साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वकील के साथी परवेज से भी पूछताछ जारी है। रिजवान पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। पुलिस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। बैंक अकाउंट सीज की तैयारी भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के नूह से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वकील रिजवान के बाद अब उसका साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वकील के साथी परवेज से भी अब पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि रिजवान पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुट गई है कि आखिर इसके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ था और कितने लोग ऐसे थे जो रिजवान के साथ इस नेटवर्क में शामिल थे। इसके साथ ही बैंक अकाउंट सीज की भी तैयारी की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकी आदिल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने उसके मोबाइल से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट रिकवर की है। चैट में आदिल बार बार पैसों की मांग करते दिख रहा है, कभी एडवांस सैलरी, कभी अकाउंट में तुरंत पैसे भेजने की गुजारिश। 5, 6, 7 से लेकर 9 सितंबर तक की चैट की बताई जा रही है, जिसमें वो बार बार कह रहा है कि उसे पैसे की बेहद जरूरत है। दिल्ली ब्लास्ट में कुल 26 लाख रुपए इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई है, जिसमें आदिल के 8 लाख रुपए लगाए जाने की जानकारी मिली है। पूछताछ में मुजम्मिल ने खुलासा किया कि गैंग में आदिल को ट्रेजरर यानी कि पैसे संभालने वाला कहा जाता है। अब एजेंसियां हर ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रही हैं। एसआईआर के खिलाफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश हिला देंगे यानी आतंकवादी बन जाएंगे। हिलाने का मतलब क्या है? एसआईआर लागू होगा। एसआईआर एक संवैधानिक व्यवस्था है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है। मंगलवार को उत्तर 24 परगना के बनगांव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिलाकर रख दूंगी। अब ममता के इस बयान पर बीजेपी नेता लगातार हमलावर है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में एसआईआर पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र में भी एसआईआर पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि ऐसा निकाय चुनाव की वजह से हो रहा है। आदित्य ठाकरे का यह बयान आते ही एसआईआर पर महाराष्ट्र की सियासत में भी अब उबाल आ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र भी अब एसआईआर पर मची खींचतान का हिस्सा बन चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव गुट वाली शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग से मिला और मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत करते हुए लिखित आवेदन दिया। 203 वार्ड में हमने जब जो मध्यवर्ती चुनाव आयोग का कार्यालय है बीएमसी में, उनसे एक लिस्ट खरीदी, तो जो प्रकाशन की तारीख थी वो थी 14 नवंबर 2025। ये तो पहला शौक हमें बैठा, क्योंकि अगर 14 नवंबर को ये रेडी था, रोल पब्लिश था, तो ये किसके हाथों में गया है? हमें बहुत सारे एजेंट अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि ये सही है झूठ है हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हमें 20 तारीख को ये लिस्ट मिल रही है तो फिर किसको आपने 14 तारीख को दी? महाराष्ट्र में एसआईआर का मुद्दा स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे के बहाने उठा, क्योंकि राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने निकाय चुनाव में देरी की आशंका जताई थी और इसी बात पर आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार को घेरा, क्योंकि निकाय चुनाव में देरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सीधा कनेक्शन है। लेकिन उनका ये आरोप राज्य सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को चुनौती दी कि वो अपना आरोप साबित करें।
ठाकरे जी बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था नवंबर 20 को और बीएमसी के वेबसाइट पे 14 नवंबर। उनको ये भी जानकारी नहीं कि ये लिस्ट अपलोड हुआ था नवंबर 20 को स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिवाइज शेड्यूल के अनुसार। नवंबर 14 को पिछला लिस्ट था और कोई भी सिटीजन जिनको आपत्ति था या कोई भी दल जिनको ऑब्जेक्शन था वो सबमिट कर सकते थे नवंबर 27 तक बीएमसी में या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। तो वोट चोरी का काम मतलब बात वहां पर कर रहे थे लोगों ने, सही जगह जो है विपक्षी वहां पर दिखाई। आज फिर से महाराष्ट्र में वही बात दोहराने का काम इन लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट आपने किया होता, लोगों के साथ आप जुड़े होते, तो आज ये सब कारण लेकर आगे बढ़ने की नौबत आप पे नहीं आती। महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अदालत में चल रही सुनवाई की वजह से इसके टलने के संकेत दिए जा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक सभा में इस ओर इशारा किया। इसके बाद विपक्ष एक्टिव हो गया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने लगा और चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में अनियमितता की जांच की मांग कर डाली और इस बात की गारंटी मांगी कि निकाय चुनाव में गड़बड़ी नहीं होगी, जिस पर सत्ता पक्ष भड़क गया और उसने विपक्ष से सबूत मांगने शुरू कर दिए। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन एमपी के आकर मालवा की एसआईआर प्रक्रिया साफ कहती है कि नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। यहां वोटर लिस्ट खोलिए तो लगता है जैसे किसी फिल्म की कास्टिंग चल रही हो। यहां राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी तक सब मिलेंगे, लेकिन ये किसी पार्टी की गेस्ट लिस्ट नहीं बल्कि आकर मालवा के मतदान केंद्रों की असल मतदाता सूची है। ये रिपोर्ट देखिए। ये इलाका पारदी समुदाय का है, खाना बदोश, लगातार एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में घूमने वाला समाज। यहाँ नामकरण सीधे जीवन से निकलता है, जो देखा, जो सुना, वही नाम। इसलिए एंटीना टीवी, सोल्जर, जंगल राज जैसे नाम बिल्कुल आम है और खास बात यह है कि इन्हीं नामों पर पहचान पत्र भी बने हैं और लोग गर्व से मतदान भी करते हैं। आपका नाम बताओ, कार्ड में क्या है? यही सारंगपुर भाई है। अच्छा, ये सारंगपुर भाई। और वो उसमें वोटर कार्ड में यही सारंगपुर भाई। आपको दिक्कत क्या आ रहा है अब? इसमें मेरा नाम नहीं आ रहा अंकल वोट लिस्ट में। कहाँ पे? यही आगर में। तो आपने वोट कब डाला था आखिरी बार? आखिरी बार तो यही डाला था, फिर 1 नंबर वार्ड में डाला था मैंने। हाँ। डाला था, अभी का वोट नहीं आ रहा मेरा नाम। 2-3 बार में घूमी फिरी, फिर अभी मेरा नाम आया है आंगनबाड़ी में। वोटर सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन बीएलओ की चुनौतियां कम नहीं। पारदी समुदाय के लगातार पलायन से सत्यापन का हर कदम मुश्किल हो जाता है। फिल्मी किरदारों, शहरों और चीजों पर रखे नाम इस बार चर्चा के केंद्र में है। फिर भी प्रशासन का दावा है कि 80% से ज्यादा फॉर्म अब तक डिजिटाइज हो चुके हैं। यहाँ के जो ये मलिन बस्ती है ना हमारे यहाँ, तो ये अर्जुन नगर पारदियों का है। बिना अनिरक्षर पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो ये कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब ये इनके परिवार वाले एक दूसरे के जरिए इनको बुला रहे हैं। इंटरनेट कई गांव में ऐसे गायब हो जाता है जैसे मोबाइल अचानक अकेली जिंदगी जीने लगे। मजबूरी में बीएलओ को पहले ऑफलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर मौका मिलते ही ऑनलाइन अपलोड। काम तेज करने के लिए जगह जगह स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। कोतवाली थाने में भी कैंप लगा, जहां ट्रांसफर होकर आए पुलिस कर्मियों का वेरिफिकेशन किया गया। अभी वर्तमान स्थिति में लगभग जिले में 80% के आसपास एन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन हो गया है। और जो मैडम जो गति को बढ़ाने के लिए किस तरह से बीएलओ को काफी सारी समस्या आ रही थी, वर्कलोड ज्यादा है, तो प्रशासन किस तरह से एक्शन ले रहा है? बीएलओस को हम लोगों ने देखा कि कई जगह नेटवर्क का इशू है और कई जगह उनको क्योंकि फॉर्म भर के मतदाताओं के फॉर्म खुद स्वयं भी भरने पड़ रहे थे, तो बीएलओ को डिजिटाइजेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ ज़िले में अलग अलग स्थानों पे सेंटर्स स्थापित करके वहाँ ड्यूटीज़ लगा दी हैं। तो यहाँ बैठ कर के जो कर्मचारी हैं हमारे, वो डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं सिर्फ। चुनौतियां चाहे जितनी हो, टीम लक्ष्य साफ रखकर काम में जुटी है कि हर मतदाता का नाम सही, अपडेटेड और बिना गलती के सूची में दर्ज हो। इस बार एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ तकनीकी सुधार की कहानी नहीं बन रही, बल्कि उन अनोखे नामों की भी दास्तान है जो आगर मालवा की वोटर लिस्ट को देश भर में चर्चा की सबसे दिलचस्प वजह बना रहे हैं।
और अब बात करते हैं उस आईएएस अफसर की जिसकी गंदी जुबान से मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। एमपी के सीनियर आईएएस अफसर ने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। एमपी में आईएएस के बयान से भूचाल। आईएएस संतोष वर्मा का बयान महिलाओं का अपमान। ब्राह्मण बेटियों पर गंदी जुबान वाले एमपी के आईएएस अफसर। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ओहदा बड़ा लेकिन जुबान गंदी। मध्य प्रदेश के इस आईएएस अफसर का नाम है संतोष वर्मा। काम है सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन इन कामों के अतिरिक्त इनकी बदजुबानी सामने आई है। बेटियों को लेकर इनकी सोच इस कदर गिर जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण के बेटियों वाले बयान पर एमपी में बवाल मचा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आईएएस संतोष वर्मा का विरोध होने लगा है। शाजापुर में ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण महिला शाखा सड़कों पर उतर आई। आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को आग के हवाले किया गया। वहीं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में भी आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाकर विरोध किया गया। साथ ही थाने में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी छोटी और संकुचित मानसिकता शोभा नहीं देती है। ये हमारे समाज की बहन बेटियों का सीधा सीधा अपमान किया है और हमारी माताओं बहन बेटियों का अपमान हम नहीं सहेंगे। आईएएस संतोष वर्मा की गंदी जुबान पर ब्राह्मण समाज गुस्साया है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने एमपी के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष से सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता पंडित गोपाल भार्गव के आरोपों के मुताबिक संतोष वर्मा का नाम पहले भी कई कांड से जुड़ चुका है। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव के आरोपों के मुताबिक 2012 बैच के आईएएस संतोष वर्मा पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप भी हैं। किसी जज के दस्तखत भी खुद बनाए थे। फर्जी तरीके से प्रमोशन पाया था। यही नहीं, आरोप है कि 6 महीने तक जेल में रहने के बावजूद आईएएस अवार्ड कैसे हो गया। ऐसे लोग तो समाज को विभक्त कर देंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर देंगे। सर हम तो चाहते हैं कि इस तरह कार्रवाई करना। ब्राह्मण बेटियों पर गंदी जुबान वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान का विरोध सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि साधु संतों में भी आक्रोश है। एक आईएएस ने बेहुदा बयान जारी किया है कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी लड़की का विवाह न कर दे। भारतीय सनातन संस्कृति में शास्त्रीय परंपरा है। भारत में रहकर ये शास्त्र का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। इस तरह की बेहुदा बातें करने वाले के प्रति उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से ऐसे लोग समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। संतोष वर्मा आईएएस ने जो कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत घृणित मानसिकता को ये दर्शाता है। जब तक आरक्षण प्राप्त कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे किसी पद पे हो, तो इसी तरह का अनर्गल आलाप रागेगा, इसी तरह का बयानबाजी करेगा। इनके बयान से साबित होता है कि आरक्षण प्राप्त करके आईएएस बने हैं। अगर योग्यता पूर्व परीक्षा दे करके पास हुए होते, इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के बयान से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य इलाकों में भी विरोध का स्वर तेज हुआ है। ब्राह्मण समाज से लेकर साधु संत तक हर ओर गुस्सा ही गुस्सा दिख रहा है। आईएएस संतोष वर्मा का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनके विवादों की फेहरिस्त अब लंबी हो चुकी है। सीएम योगी ने औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि औरंगजेब ने भारत के मुस्लिमीकरण की मुहिम चलाई थी।
तिलक और जनेऊ को खत्म करने की कोशिश हुई थी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि सीएम योगी को पहले इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब को लेकर दिए सीएम योगी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा था कि क्रूर शासक औरंगजेब ने भारत के मुस्लिमीकरण की मुहिम चलाई थी। तिलक और जनेऊ को खत्म करने की कोशिश हुई थी, क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के लिए। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार कर कहा कि उन्हें इतिहास पढ़ने की जरूरत है। मुगलों के साथ कौन था, उनके सेनापति कौन थे? ये फर्जी बातें, फर्जी जो चलाने की कोशिश करते हैं, सब इतिहास को पढ़ने का काम करें कि इतिहास में क्या है। इतने साल तक 700 साल अगर किसी ने हुकूमत की है, उसके बाद भी उनके साथ कौन चल रहे थे, उनके सेनापति कौन थे, तो पूरा इतिहास जाने। जब इतिहास की जानकारी करेंगे तब समझ में आएगा। आप लोगों को झूठा नैरेटिव पढ़ाने के प्रयास न करें। वहीं मौलाना बरेलवी ने मुगलों और औरंगजेब को क्रूर बादशाह बताने पर सीएम योगी के बयान पर ऐतराज जताया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुगलों के ताल्लुक से और औरंगजेब आलमगीर बादशाह के ताल्लुक से जो कुछ कहा, ये तारीखी हकीकत के खिलाफ है। तारीख में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ दोनों शासन के बारे में नहीं मिलेगा। मुगल आक्रांताओं पर सीएम योगी के बयान के बाद वार पलटवार जारी है। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी विधायक के पोस्टर पर सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।